तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका कंपटीशन एंड यू की नेक्स्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। लेकिन भूकंप के बारे में पढ़ने से पहले हम ये पूरी जानकारी ले लेते हैं कि भूकंप के बारे में हम लोग आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब कि जो पूरा टॉपिक होगा उसे एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं कि पूरे टॉपिक में आज होगा क्या क्या। आज हम जानेंगे कि भूकंप क्या होता है। दूसरे नंबर पर जानेंगे हम भूकंप के मुख्य कारण। तीसरे नंबर पर होगा भूकंप की लहर के प्रकार की भूकंप की जो लहरें होती हैं वह कितने प्रकार की हो सकती हैं। चौथे नंबर पर जानेंगे भूकंप मूल और भूकंप केंद्र के बारे में। यहाँ पर लेकर कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इन दोनों मुख्य पॉइंटों को भी हम डिस्कस करेंगे। एक हम पढ़ेंगे भूकंपीय छाया क्षेत्र, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है यह आज के समय में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भूकंप मापी यंत्र और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र, और अंत में जानेंगे हम भूकंप पेटी के बारे में। ठीक है, और इससे अगली जो क्लास होगी भूकंप की, उसमें हम भूकंप के सभी MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फिलहाल आज हम देखेंगे 9 पॉइंट। आइए शुरू करते हैं इन 9 पॉइंटों के बारे में जो जानकारी हम लोग कर सकते हैं। भूकंप, भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह को हिलने को कहा जाता है। जब पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो उसे भूकंप या भूचाल कह दिया जाता है। गांव की भाषा में इसे हाला चाला भी लोग बोल देते हैं। तो ये तीनों शब्द बात एक ही है। देखिए, जब पृथ्वी के भूगर्भिक क्षेत्रों में कुछ हलचल होती है तब हमारी सतह पर, पृथ्वी सतह पर जिस पर हम रहते हैं, वहां पर हलचल का होना ही भूकंप कहलाता है। इसे भूकंप कह दिया जाता है। असल में होता यह है कि अचानक से पृथ्वी के भूगर्भिक क्षेत्र में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक एनर्जी उत्पन्न होती है। और आप जानते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। जैसे ही एनर्जी उत्पन्न होती है और ये एनर्जी विभिन्न दिशाओं में ऐसे बढ़ जाती है, तो जब ये ऊपर धरातल तक आती है, ऐसा समझें ये एक सरफेस है, ये धरातल है आपका, और ये पृथ्वी के अंदर क्या क्षेत्र है। यहाँ कहीं एनर्जी रिलीज हुई है। एनर्जी क्या होगी, विभिन्न भागों में इस तरह से जाएगी। तो जब ये हमारे धरातल तक पहुंचती है, जैसे ये हमारे धरातल तक पहुंचती है, तो पृथ्वी को जो कंपन या हिलना महसूस होता है उसे हम भूकंप कह देते हैं। किसके कारण हो रहा है प्यारे बच्चों? ये ऊर्जा के कारण हो रहा है। अब ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा आई कहाँ से है? ये मतलब ऐसा तो है नहीं कोई भी ऊर्जा अचानक से आ गई, कहीं ना कहीं से तो ऊर्जा आती है। वैसे इसे प्रत्यस्थ ऊर्जा भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रत्यस्थ ऊर्जा। अगर हम प्रत्यस्थ ऊर्जा की बात करते हैं तो इसके बारे में हमें सबसे पहले बताया था मिस्टर रीड ने इसकी व्याख्या को करा था, प्रत्यस्थ की ऊर्जा को। असल में मिस्टर रीड का ये कहना था, महोदय रीड का ये कहना था कि कोई भी चीज तनाव जो है एक स्थिति तक झेल सकती है, और एक स्थिति के बाद जब वह तनाव को नहीं झेल पाएगी तो वह क्या होगी? टूट जाएगी। इस पॉइंट को भी याद रखना। अभी हम बात कर रहे थे कि ऊर्जा जो रिलीज हुई है, ऊर्जा ये वह ऊर्जा आई कहाँ से? आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जहाँ हम रहते हैं वह सब एक प्लेटेट्स हैं। मतलब पृथ्वी जहाँ धरातल है, धरातल के अंदर क्या है? प्लेट्स हैं, कुछ बड़े बड़े हिस्सों में बटी हुई प्लेट्स हैं। ऐसे नहीं कि छोटी छोटी प्लेट हैं, छोटे टुकड़े, बहुत ही बड़ा हिस्सा। अगर ये बड़े हिस्से की बात करें तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि एशिया तो पूरा एशियन प्लेट हो गई, यूरोप प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, अफ्रीकन प्लेट हो गई, नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गई, इधर से साउथ अफ्रीका प्लेट हो गई। तो इतनी बड़ी बड़ी ये प्लेट्स हैं, इनके अंदर के हिस्से जब आपस में टकराते हैं तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? दो प्लेटों के आपस में टकराने पर, या दो प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने पर, या किसी भी प्रकार का प्लेटों के अंदर हो रही गतिविधियों के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। होता क्या है, जब प्लेटें आसपास आ रही हैं तो वो एक स्थिति तक तो तनाव झेलेंगी, मुड़ना शुरू हो जाएंगी, और जब मुड़ना शुरू होंगी तो एक स्थिति तक मुड़ेंगी और फिर अचानक से टूट जाएंगी और अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगी। लेकिन जब वो टूटेंगी तो क्या होगा? एक ऊर्जा का संचार होगा बहुत ही ज्यादा तेजी से। ये वही ऊर्जा है, और ये ऊर्जा क्या करती है? पृथ्वी के कुछ हिस्से को हिला देती है, और जो हिला वही आपका भूकंप कहलाया। तो हमने ये जाना कि भूकंप होता क्या है। आइए इसकी थोड़ी सी व्याख्या और कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है, हमने भूकंप की बात करी है, तो भूकंप के कारण क्या हैं? भूकंप के कारण,
अगर हम भूकंप के कारणों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे सामने दो कारण आते हैं। एक कारण आता है हमारे आगे प्राकृतिक कारण, कैसा? प्राकृतिक। और एक आता है प्यारे बच्चों हमारे आगे मानवीय कारण। अगर सही बताएं तो भूकंप की ताकत का अंदाजा तो मनुष्य लगा ही नहीं सकता। भूकंप की जो ताकत है उसका अंदाजा मनुष्य लगा ही नहीं सकता। और भूकंप आने वाला है इस बात का अंदाजा भी अभी तक विज्ञान नहीं लगा पाता है, पूर्ण रूप से तो नहीं लगा पाता है। कुछ अंदेशा हो जाता है, जैसे कि भूकंप आने से कुछ समय पहले कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या समुद्री जीव, इन प्रकार के जीवों को एक आहट हो जाती है, एक अनुदेशा हो जाता है कि हाँ ऐसा कोई आपदा आने वाली है। परंतु मनुष्यों को इस प्रकार की कोई भी फीलिंग नहीं आती है, ना ही साइंस इतना डेवलप हुआ है कि इस प्रकार की चीज़ों का या भूकंप के आने से पहले भूकंप का पता लगा ले। हाँ, तूफान के आने से पहले तूफान का पता लगा लिया जाता है काफ़ी हद तक, परंतु भूकंप का पता नहीं लगाया जा सकता। रीड ने रेडान गैसों के बारे में बताया था कि रेडान गैसों में जैसे ही बढ़ोतरी हो जाती है वायुमंडल में, जैसी वायुमंडल में रेडान गैसों में वृद्धि होने लगती है तो समझ लो भूकंप आने के संकेत हैं, या भूकंप आ सकता है। ठीक है, आइए वापस आते हैं। इसके जो कारण हैं दो हैं, एक है प्राकृतिक कारण और एक है मानवीय कारण। जैसे कि मानव ये पता नहीं लगा सकता कि भूकंप आने वाला है, उसी प्रकार से मानवीय कारणों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वे पृथ्वी पर भूकंप ला दें, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा रोल जरूर हो जाता है। पूर्ण रूप से मानव पृथ्वी पर भूकंप नहीं ला सकता देखा जाए तो, परंतु इसका कुछ योगदान जरूर होता है उस भूकंप को लाने में, उन्हें इन कारणों के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्राकृतिक कारणों की बात करें कि कौन कौन से वो प्राकृतिक कारण हैं जिनके कारण भूकंप आ जाता है, तो सबसे पहला कारण में आएगा हमारे पास प्लेटों का हिलना, या फिर प्लेटों के हिलने की बात करें तो प्लेटों की गतिशीलता। प्लेटों की गतिशीलता। नंबर 2 सब मुख्य कारणों में से आ जाएगा ज्वालामुखी। देखिए हम मुख्य कारणों की बात कर रहे हैं, कारण अन्य भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अणु बम का परीक्षण, ये मानवीय कारणों में लिख सकते हैं हम, अणु बम का परीक्षण। देखिए पहला कारण हो सकता है मानवीय में अणु बम का परीक्षण। इससे क्या होगा, इससे इतनी ज्यादा ऊर्जा क्रिएट होगी कि प्लेट्स जो हैं अंदर वो हिल सकती हैं और उसके कारण भूकंप उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें केवल एक रोल है मानव का, मानव ने भूकंप डायरेक्टली नहीं ला सकता, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। दूसरा हो सकता है कि मानव ऐसे स्थान पर बिल्डिंग बना ले, ऐसे स्थान पर बांधों का निर्माण कर ले, ऐसे स्थान पर आवागमन करना शुरू कर दे जहां पर प्लेट्स आपस में मिलती हैं या उनका जोड़ है या उन प्लेटों का किनारा है। अगर उन किनारों पर मानव द्वारा संरचना कर दी गई है, कोई बांध बना दिए गए हैं, बड़े काम कर लिए गए हैं, तो वहां पर भूकंप आने की संभावना क्योंकि पहले से ही ज़्यादा है। जहां पर दो प्लेटों का ज्वाइंट है तो मैंने बताया तो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, भूकंप आएगा। तो वहां पर क्या होगा, तबाही ज़्यादा होगी और इसके जिम्मेदार कौन होगा, मानवीय कारण, हम मानव। खैर ये हैं कुछ मुख्य कारण। इसके कारण वैसे और भी हैं, तल, भ्रशन और बहुत सारे कारण हैं, परंतु ये मुख्य कारणों में से एक हैं जो कि परीक्षा में हमारे पूछे जाते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। ये हुए हमारे कुछ कारण भूकंप के। हमने देखा था कि कुछ वैसे जो अगर हम भूकंप विज्ञान की बात करें तो इसे सिस्मोलॉजी नाम से जाना जाता है। भूकंप विज्ञान को हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी। इसे हम अभी आगे चलकर थोड़ा सा इसका ज्ञान करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे कुछ भूकंप केंद्र की और भूकंप मूल की। आइए समझ लेते हैं एक बार। ये पृथ्वी का धरातल है और मान लेते हैं धरातल से नीचे यहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, यहां पर क्या हुई है, ऊर्जा उत्पन्न। अब मैंने आपको अभी भी बताया ऊर्जा उत्पन्न कैसे होगी, ये हम जानते हैं। इस क्षेत्र पर जहां पर ऊर्जा उत्पन्न हुई है इसे भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप मूल। अब यहां से ऊर्जा उत्पन्न होने के बाद वह अलग अलग डायरेक्शन में धरातल की तरफ बढ़ने लगती है। क्या होता है, अलग अलग डायरेक्शन में धरातल की तरफ बढ़ने लगती है, ठीक है ना। अलग अलग डायरेक्शन में धरातल की तरफ क्या होगी, ये ऊर्जा बढ़ने लगेगी इस प्रकार से। अब जहां से ये शुरू हुआ वहां है भूकंप मूल, और पहली बार जहां धरातल पर इसका एहसास होगा उसे कहते हैं भूकंप केंद्र। ये यहां पर सबसे पहले एहसास होगा, इसे क्या कहा जाता है, भूकंप केंद्र।
याद रखेंगे भूकंप केंद्र भूकंप मूल से 90 डिग्री ऊपर होता है, ठीक 90 एंगल का कोण बनता है। कैसा? 90 डिग्री का। देखो बिल्कुल सीधा है ये, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा। तो इस भूकंप केंद्र को अभिकेंद्र भी कह दिया जाता है। कई बार एग्जाम में अभिकेंद्र भूकंप केंद्र के नाम से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक सीधा होता है 90 डिग्री के एंगल पर। यहाँ की इसकी संरचना कुछ ऐसी आपको महसूस होगी जो कि आपको सामने दिख रहा है। तो हमें ये भी पता चल गया भूकंप मूल क्या है, हमें ये पता चल गया भूकंप केंद्र क्या है। अगर हम इनकी सिर्फ परिभाषा तौर पर बात करें तो भूकंप केंद्र वह भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले होता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भूकंप की लहरें होंगी इनका अनुभव सबसे पहले होगा, यह क्या कहलाया जाएगा आपके प्यारे बच्चों? भूकंप केंद्र कहलाया जाएगा। और भूकंप मूल हमारे लिए क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में फोकस कह देते हैं, ठीक है। इसे क्या कह देते हैं? इंग्लिश में फोकस कह देते हैं, जहां से कंपन की शुरुआत होती है। यह आ जाता है आपका भूकंप मूल। तो ये थी कुछ प्रमुख शब्दावली जिसके बारे में अक्सर हमें कन्फ्यूजन बना रहता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये कोशिश करें समझते रहें अच्छे से अभी के अभी, ठीक है। जितना अच्छा समझेंगे उतना अच्छा आउटपुट आप एग्जाम में दे पाएंगे। बात कर रहे हैं हम लोग भूकंप की। अब देखिए, जब भूकंप की ये लहरें भूकंप मूल से उठी हैं तो ये सिर्फ धरातल की तरफ थोड़ी ना जाएंगी, समझे? ये सिर्फ धरातल की तरफ तो नहीं जाएंगी। और इन लहरों के कुछ व्याख्या भी होती है। इन लहरों को कुछ भागों में बांटा गया है। इन लहरों के कुछ प्रकार होते हैं। तो यहां पर हम जानेंगे भूकंप लहर के प्रकार। देखिए, भूकंप लहर के कुछ प्रकार होते हैं। ये कितने प्रकार की लहरें हो सकती हैं? ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की लहरें हो सकती हैं। अगर इसमें हम नंबर 1 पर बात करें तो इसमें आती हैं प्राथमिक लहर। इन्हें प्राइमरी लहर बोलते हैं, इसीलिए इन्हें हम पी से डिनोट कर देते हैं। इन्हें अनुदैर्घ्य लहर भी बोलते हैं, परंतु फिलहाल हम इसे प्राथमिक लहर ही बोलेंगे। नंबर 2 पर आती है द्वितीयक। इसे हम इंग्लिश में एस से डिनोट करते हैं क्योंकि इसे सेकेंडरी बोलते हैं। ये हमेशा प्राथमिक लहर के बाद ही उत्पन्न होती हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक लहर अर्थात सेकेंडरी लहर। पर इस द्वितीयक लहर के बहुत सारे अन्य नाम हैं, जैसे कि गोड़। देखिए समझेंगे क्योंकि इसका एक अन्य नाम क्या है? गोड़ भी है। और इसका एक अन्य नाम आड़ी लहर भी है। देखिए सारे नाम आपको पता होने चाहिए। आड़ी लहर भी एक इसका अन्य नामों में से एक है। और ये कैसी लहरें होती हैं? अनुप्रस्थ। कैसी लहरें होती हैं ये वाली? अनुप्रस्थ। देखिए इसके नामों की बात करें तो काफी सारे नाम है। द्वितीयक लहर कह सकते हैं, एस लहर मतलब कि सेकेंडरी, गोड़, आड़ी, अनुप्रस्थ, ये सब किसके नाम है? नंबर 2 के। नंबर 3 पर आते हैं तो इसे कहते हैं धरातलीय लहर। ये धरातलीय लहर होती हैं और याद रखेंगे ये कैसी होती हैं? धरातलीय लहर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये धरातल के ऊपर चलती हैं। इन्हें एल से डिनोट करते हैं। इस धरातलीय लहर को लब वेव भी कहते हैं क्योंकि इन लहरों का जो पता लगाया था वो एच.डी. लब ने लगाया था, इसीलिए इनका नाम लब वेव भी कहते हैं। और यहाँ पर जो इसे एल से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एल से मतलब लब नहीं है, यहाँ पर एल से मतलब है लॉन्ग वेव, ठीक है ना। यहाँ पर जो एल से डिनोट करते हैं वहाँ पर ऐसे मत सोचने ना एल का मतलब लब है, यहाँ पर एल का मतलब है लॉन्ग वेव। लब वेव्स इसलिए रखा क्योंकि इसका जो पता लगाया था वो किया था एच.डी. लब ने। ये 3 प्रकार की इसके अंदर लहरें होती हैं। आइए एक बार इन लहरों की व्याख्या को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्राथमिक लहर क्या होती है। देखिए बहुत ही आराम से समझते हुए चैप्टर को हम चलेंगे आगे की तरफ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना बने और किसी भी प्रकार का कोई सवाल छूटे ना। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर प्राथमिक लहर को। आइए एक बार प्राथमिक लहर पर हम लोग नजर डाल लेते हैं। चलिए जान लेते हैं। प्राथमिक लहर अर्थात पी लहर। आइए इसकी कुछ खासियत, जैसे कि ये जो प्राथमिक लहर होती हैं ये प्राइमरी वेव्स होती हैं। इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, मतलब कि ये 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से
चल सकती हैं। इनकी जो रफ्तार होती है वह सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसी कारण, क्योंकि इनकी रफ्तार सबसे ज़्यादा है, इसी कारण धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। धरातल पर जिनका एहसास होता है सबसे पहले इन्हीं का होता है। अब देखिए धरातल की बात करें तो एक बार फिर से हम इस चित्र की तरफ आएंगे। यहाँ पर और यहाँ पर क्या था, भूकंप केंद्र, और यहाँ पर था भूकंप मूल। तो मूल से वेव निकली और इसकी रफ्तार कितनी, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले धरातल पर कौन सी लहर पहुंचेगी, पी लहर, या पी वेव सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, केंद्र पर पहुंचेगी। तो केंद्र पर या फिर धरातल पर सबसे पहले कौन सी वेव का या कौन सी लहर का आभास होगा, पी का या फिर प्राथमिक का। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड हो सकती है इसकी। आइए सेकंड, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में ही संचरण कर सकती है। अर्थात प्राथमिक लहर जो होती है ये अनुदैर्ध्य के जैसे काम करती है। जैसे साउंड वेव काम करता है आपका, उसी तरह से जैसे ध्वनि तरंगे काम करती हैं ना, ये ध्वनि तरंगों के समान काम करती है। किसके जैसे काम करती हैं, ध्वनि तरंगों के समान। ये ध्वनि तरंगों के समान कार्य करती हैं, इसीलिए ये द्रव, ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में संचरण कर सकती है, तीनों में ये लहर जा सकती है। अब देखिए जब ये यहाँ से उठी, मूल से उठी, अब यहाँ तक जाने के लिए, धरातल पहुंचने के लिए इसने अपने लिए एक नया रास्ता बनाया होगा। ऐसा तो है नहीं कोई हाईवे, नेशनल हाईवे खींचा पड़ा उस पर चल दिए, नहीं ना, सब चट्टाने हैं, मिट्टी है, पत्थर हैं, अन्य चीजें हैं। तो वहां तक धरातल तक पहुंचने के लिए ये अपने लिए एक रास्ता चुनती है। जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा होगा, भूकंप आया तो धरती के अंदर एक क्रैक पैदा हो जाता है और एक क्रैक जो है वो दूर तक चलता चला जाता है, ऐसा कुछ देखा होगा। तो ये अपने लिए जो रास्ता चुनती है, ये जो अपने लिए नया रास्ता बनाती है, वो नतोदर कहलाता है। क्या कहलाता है, नतोदर। ये याद रखना, ठीक है ना, क्या कहलाता है, नतोदर। तो ये थी हमारी थोड़ी सी जानकारी प्राथमिक लहर के बारे में। आइए अगला जान लेते हैं सेकेंडरी लहर, सेकेंडरी वेव्स के बारे में, ये द्वितीयक लहर के बारे में। द्वितीयक लहर के मैंने आपको अन्य नाम भी बता दिए हैं जो कि काफी फेमस। चलिए जान लेते हैं द्वितीयक लहर। द्वितीय लहर ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब सेकेंडरी। इसे द्वितीय लहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लहर प्राइमरी लहर के बाद आती है। किसके बाद आती है, प्राइमरी लहर के बाद ये उत्पन्न होती है। अब देखिए उसके बाद उत्पन्न होने से मतलब है, क्योंकि अगर हम द्वितीय लहर की बात करें तो इसकी जो अपनी स्पीड है, इसकी जो चलने की स्पीड है वो 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी है इसकी स्पीड, सेकेंडरी की, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। जबकि अभी हमने पढ़ा था जो हमारी प्राथमिक लहर होती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने स्थान तक क्या होती है, सबसे पहले पहुंच जाती है। दूसरे नंबर पर कौन सी पहुंचती है, द्वितीयक लहर। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब इस लहर के अन्य नाम भी हैं जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो उन्हें बता के फिर से हम अपने समय को खराब नहीं करेंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। असल में ये वाली लहर जो होती है ये द्रव में संचरण नहीं कर सकती, द्रव में नहीं चल सकती। क्योंकि अब ये द्रव में नहीं चल सकती तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंग के जैसा ट्रीट किया जाता है। किसके, ये कौन सी कहलाती हैं, अनुप्रस्थ। और अगर इनकी बात करें तो प्रकाश की भांति इनकी प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इन्हें प्रकाश तरंगों की तरह भी कहा जाता है। किसकी तरह होती हैं, प्रकाश तरंगों की तरह होती हैं, तरंगों की तरह। ठीक है ना। तो द्वितीय की हम बात करें तो इसमें इतना कुछ मिल जाता है। अब क्योंकि हमने यहाँ देखा ये द्रव में संचरण नहीं कर पाती हैं, आइए इस टॉपिक को थोड़ा आगे करते हैं। ये द्रव में संचरण नहीं कर पाती है। अब ऐसा समझें, अगर ये चल रही हैं एक प्रकार से, अगर ये लहर उठी, भूकंप आया, ये लहर उठी, ये वेव उठी और ये चली, तो इसका मतलब जहाँ पर भी समुद्र आएगा ये वहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लहर क्या नहीं हो रही है, द्रव में संचरण नहीं कर पा रही है। इसका मतलब जहाँ पर भी धरातल का और समुद्र का किनारा होगा ये वहां पर रुक जाएगी, क्योंकि ये द्रव में संचरण नहीं कर पाती हैं। इस मुद्दे को याद रखना, द्रव में संचरण नहीं कर पाती हैं, अभी आगे काम आएगा आप लोगों के। तो ये है आपके पास द्वितीय लहर। ये तरंगे कोर में भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। देखेंगे किस में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, कोर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं।
देखेंगे, समझेंगे। कोर क्या, आपको पहले भी पढ़ाया गया है, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कोर। अब क्योंकि ये तरंगे कोर में एंटर नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ से एक बात की पुष्टि हो जाती है, या अंदाजा लग जाता है कि पृथ्वी के अंदर जो पृथ्वी का कोर है वह कैसा है, द्रव फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता तो वहां पर ये भी पहुंच जाती। अब क्योंकि ये कहां पर रुकती हैं, ये वाली तरंगे, ये द्रव पर आकर रुक जाती हैं, द्रव पर संचरण नहीं कर पाती। तो इसका मतलब पृथ्वी का जो कोर है वो कैसा है, द्रवित है, क्योंकि उसे किसी ने देखा तो है नहीं, केवल अंदाजा लगाया गया है, या फिर इसी प्रकार की चीजों से उसका पता लगाया गया है। आइए चलते हैं तीसरी तरफ। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तीसरे नंबर पर है धरातलीय लहर। इन्हें एल भी नाम से जाना जाता है। यहां पर मैंने बताया, यहां पर एल का मतलब लॉन्ग वेव से है, लव वेव इसका दूसरा नाम है, ठीक है ना। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, धरातल पर सबसे बाद में यही लहर पहुंचती है, सबसे बाद में, ठीक है ना। अब क्योंकि ये लहर धरातल पर पहुंचने में सबसे अधिक समय ले रही है, तो इससे क्या पता चलता है कि इसकी जो स्पीड है वह बहुत कम है। अगर इसकी स्पीड की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड रहती है। अब क्योंकि इसके पास एक और चीज है, धरातलीय जो ये लहर है ये सिर्फ धरातल पर संचरण करती है, धरातल के ऊपर चलती है। क्योंकि सिर्फ धरातल, देखिए पृथ्वी, ये पृथ्वी के अंदर की संरचना, अंदर की तरफ आ गए, और ये क्या है आपका धरातल। और हमने बात करी है ये कहाँ पर चलती है, सिर्फ धरातल पर चलती है। और क्योंकि धरातल ये सिर्फ और सिर्फ धरातल पर चल रही है, तो आप एक बात समझेंगे, धरातल पर सभी मनुष्य प्रजाति रहती है, धरातल पर ही घर है, धरातल पर ही बिल्डिंग है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी लहर कौन सी होती है, धरातलीय लहर। इसी कारण ये सबसे ज्यादा विनाशकारी मानी जाती है, इसी से जनमन को सबसे ज्यादा हानि होती है। आप समझें, अगर भूकंप मूल पर लहर उत्पन्न हुई, लेकिन भूकंप क्या था, कम स्केल का है, समझना कम स्केल का है, तो वहां पर क्या होगा, अन्य लहरें थोड़ी दब जाएंगी, और इस प्रकार की लहरें जो हैं, जो कि धरातल पर रहती हैं, तो धरातल पर रहने के कारण ये जनमन को ज्यादा हानि पहुंचा पाती हैं। इसीलिए कैसी मानी जाती हैं, विनाशकारी मानी जाती हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं। और इन लहरों का पता किसने लगाया था, HD लव ने। इसीलिए इन लहरों को लव वेव्स भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इन्हें, लव वेव्स भी कह देते हैं। यह है इनकी धरातलीय लहर की थोड़ी सी डिटेल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक होता है इसी में छाया क्षेत्र। देखिए छाया क्षेत्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में आजकल इसके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इसे कहते हैं भूकंपीय छाया क्षेत्र। क्या कहा जाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ये भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है, एक बार इसे समझने की कोशिश कर लेते हैं। आइए एक बार यहां पर हम बना लेते हैं P वेव्स, और यहां पर बना लेते हैं हम S वेव्स। तीसरे नंबर की जो वेव्स है वो तो धरातल पर रहती है, तो उसका पृथ्वी से कोई खास लेना देना इतना अंदर का है नहीं। ये आपकी पृथ्वी की संरचना है, समझते रहेंगे आप। ये पृथ्वी का कोर है, ये पृथ्वी का कोर है। अब देखेंगे ये रही P वेव्स। इसे समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक 103 डिग्री, 103 डिग्री, और ये 142, और ये 142 डिग्री, 142। आइए देखते हैं, देखेंगे आप लोग, मैंने यहाँ P वेव्स बनाई हैं। ये भूकंप मूल से उठी, भूकंप केंद्र से उठी हुई लहरें हैं। अब जब ये लहरें धरातल की तरफ बढ़ती हैं तो ये चारों दिशाओं में लहरें जाएंगी, ऐसा तो नहीं किसी एक दिशा में जाएंगी। तो जब ये लहरें धरातल की तरफ मुड़ गई, जो लहरें वो मुड़ गई धरातल की तरफ, कोई इशू नहीं है। पर जैसे ही P वेव्स के सामने जो लहरें सीधी गई, क्या आया, कोण आया, पृथ्वी का कोर आया। तो क्योंकि हम जानते हैं P वेव्स ठोस, द्रव, गैस,
तीनों में चल सकती है। तो क्या हुआ, ये कोर से टकराई और कोर के अंदर प्रवेश करके उसके पार निकल गई, मतलब इस साइड में भूकंप के झटके लगे। एक प्रकार से समझना, लहर यहां तक पहुंची। लेकिन यहां पर क्या हुआ, ये कुछ क्षेत्र जो है ये वाला क्या हुआ, पी लहरों से बच गया। इसी क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कह देते हैं। क्या कह देते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो ये वाला जो छाया क्षेत्र है, ये किसका छाया क्षेत्र बनाया हमने, पी वेव्स का छाया क्षेत्र। आ जाते हैं एस वेव्स की तरफ। ये रहा एस वेव्स। मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर कोशिश करेंगे कि समझ सकें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेंगे कि ये आखिरी वेव जो मुड़ जाती है 103 डिग्री, और जो है सामने यहाँ तक पी वेव का प्रभाव देखा जाएगा 142 डिग्री, और 103 के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इसके बीच में पी वेव का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। पी वेव देखने को नहीं मिलती है 103 से 142। कई बार एग्जाम में ये वाला जो डाटा है ये 105 से 145 देखने के लिए मिल सकता है, पर याद रखें ऑप्शन में कुछ एक ही मिलेगा। ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ एक ही मिलेगा। 105 से 145 मिल सकता है, 103 से 142 भी मिल सकता है। क्लियर है। आ जाते हैं वापस से एस वेव की तरफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं एस वेव का क्या सीन है। ये एस वेव्स लिक्विड में या फिर द्रव में संचरण नहीं कर सकती, और पृथ्वी का कोर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। तो 103 की डिग्री पर ये मुड़ तो गई जहां मुड़ना था इन्हें, बिल्कुल पी वेव की तरह, परंतु जब ये टकराई कोर से तो ये वहीं पर ही स्थिर हो गई या फिर शांत हो जाती हैं, और इस प्रकार से एस वेव से ये बना छाया क्षेत्र। अब याद रखेंगे जो एस वेव से ये छाया क्षेत्र बना है, एस वेव से जो छाया क्षेत्र बना है, ये लगभग कितना % होता है पूरी पृथ्वी का, 40%। और ये क्वेश्चन भी आया है। इसका मतलब हमें साफ साफ नजर आ रहा होगा दोनों चित्रों से, एस वेव से ज्यादा बड़ा छाया क्षेत्र बनना है जहां पर एस वेव का प्रभाव नहीं है, पर पी वेव से क्या है, थोड़ा कम है छाया क्षेत्र, पर इसमें भी छाया क्षेत्र बनना है। यह कहलाता है आपका भूकंपीय छाया क्षेत्र, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चित्र बना लेना, इससे क्या होगा, दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी, रुक जाएंगी, और आपको आसानी होगी आगे जब आपके सामने प्रश्न उठेंगे। आइए एक बार समझ लेते हैं भूकंप मापी यंत्रों को, इसके यंत्रों में क्या क्या होगा देखिए, समझ लेते हैं। देखिए जो भूकंप मापी यंत्र होता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। देखिए याद रखेंगे इसे क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। पर इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए इसके तीनों श्रेणियों के नामों को जान लेते हैं और इनकी व्याख्या को हम समझ लेते हैं। अगर इन 3 श्रेणियों में इसे बांटा जाता है तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो आता है आपका फेरल। इस फेरल का एक अन्य नाम भी है जो कि है रॉसी स्केल। इसे फेरल स्केल या फिर रॉसी स्केल भी कह दिया जाता है। एक है मरकेली स्केल। इन 2 स्केलों की व्याख्या आपको कम ही मिलती है देखने के लिए, और सबसे एंड में आता है रिएक्टर स्केल, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है। असल में रिएक्टर स्केल इसलिए ज्यादा यूजफुल है क्योंकि रिएक्टर स्केल हमें भूकंप की जो जानकारी देता है, वो एकदम शुद्ध जानकारी देता है, शुद्ध जानकारी। अब क्योंकि ये शुद्ध जानकारी देता है तो मैं आपको बता दूं, जो रिएक्टर स्केल है हमारा, ये रिएक्टर स्केल गणितीय विधि पर आधारित है। कौन सी विधि पर आधारित है, गणितीय विधि पर। सर गणितीय विधि का क्या मतलब है, असल में इसमें 0 से लेकर 10 तक या 9 तक क्या होते हैं, पॉइंट बने हुए होते हैं, जिस प्रकार से आपको सामने इस समय दिख रहे होंगे। ये इस प्रकार से इसके पॉइंट बने हुए होते हैं। अब होगा क्या, कभी आप अपने अखबारों में पढ़ा होगा, भूकंप आने के बाद अगले दिन अखबारों में खबर आती है तो रिएक्टर स्केल पर भूकंप कितना हुआ, 2.2, 3.2, 4 या 4.5 इस प्रकार का होता है। अगर ये 2 से लेकर 4 तक के आसपास का तो ये सामान्य भूकंप में आता है, नॉर्मल भूकंप है। अगर ये 6 से ऊपर पहुंच जाता है तो भूकंप कैसा आता है, विनाशकारी। ठीक है ना। अगर 3 से नीचे रहता है तो सामान्य है, इससे कुछ जान मन को हानि नहीं होती। ये बीच में एवरेज और इससे ऊपर को क्या है, हाई भूकंप में आ जाता है रिएक्टर स्केल के माध्यम से। रिएक्टर स्केल का असल में सीन कुछ ये है कि इसका एक अगला पॉइंट मानते हैं कि पॉइंट ये तीसरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 से कितना गुना ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा है। कितना गुना, 10 गुना। और पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 3 से कितना गुना ज्यादा होगा, 10 गुना। मतलब हर अगला पॉइंट, हर अगला अंक पिछले अंक से
कितना गुना अधिक है? 10 गुना अधिक होता है। और ये हमारे बहुत सटीक जानकारी देने के काम आता है। ये मर्केली स्केल जो है, ये मर्केली स्केल जो अनुभव विधि पर आधारित है, जिसका कुछ ज़्यादा यूज़ है नहीं, बस इतना है कि नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा यंत्रों के बारे में जानकारी। आइए, कुछ लाइनें होती हैं भूकंप के क्षेत्र में, अगर हम बात करते हैं, कुछ रेखा होती हैं, कुछ लाइन होती हैं। आइए एक बार इन लाइनों की हम बात कर लेते हैं कि होती क्या है। अगर मान लेते हैं भूकंप की तीव्रता की बात करते हैं, पूरी पृथ्वी है, अगर मान लेते हैं पूरी पृथ्वी पर एक साथ भूकंप आए या कुछ बड़े क्षेत्र में एक साथ भूकंप आ जाता है, तो ये पॉइंट 1 आया यहाँ, इधर, इधर, ये क्या है? भूकंप के वो पॉइंट हैं जहां पर भूकंप की तीव्रता कैसी थी? एक समान थी। इसलिए मैंने भूकंप की तीव्रता को कितना लिख दिया? 5। अब यहाँ भी इस क्षेत्र में भूकंप की तीव्रता 5, यहाँ भी भूकंप की तीव्रता 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और इस क्षेत्र में भी 5। तो यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाने की एक रेखा हो जाती है। बात समझ में आ रही है कि जिस जिस क्षेत्र में 5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया है, यहाँ जहाँ भी 5-5 का रिजल्ट या 5 रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा गया है, उस क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह देते हैं? समभूकंपीय रेखा। समभूकंपीय रेखा। ये रेखा क्या कहलाती है? ये वाली रेखा समभूकंपीय रेखा कहलाती है। ये रेखा क्या करती है? जिन जिन स्थानों पर समान रफ्तार का भूकंप आया है, ये उनके लिए एक रेखा है। इसी रेखा को आइसोसिस्मल भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इंग्लिश में? आइसोसिस्मल भी कह देते हैं। ठीक है ना, आइसोसिस्मल, MAL। अब आते हैं दूसरी जगह। ये तो हुआ तीव्रता के नाम पर। एक होता है इसी में स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर देखिए, ये भी कुछ कुछ ऐसी ही फीलिंग आपको देगा। यहाँ इसका हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E। इस प्रकार से हमने इसके नाम दे दिए। इसका मतलब है ये वो स्थान है जहाँ पर भूकंप एक साथ आया है। कैसा आया है? एक साथ आया है। मतलब इन सब स्थानों पर भूकंप का अनुभव कैसा हुआ? एक साथ हुआ। जब एक साथ भूकंप का अनुभव हुआ या एक साथ भूकंप आया, तो इनको मिलाने वाली भी एक रेखा होती है, और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? होमोसिस्मल। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल। याद रखेंगे, क्या कहेंगे इन रेखाओं को? हम होमोसिस्मल कहते हैं। इस मिलाने वाली रेखा को क्या कहा गया? होमोसिस्मल। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र, और यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र से मतलब है वो क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो पहले तो मैं बता दूं, वो अस्थिर क्षेत्र जो कि प्लेटों के किनारों पर बसे हुए हैं। कौन से? जो कि प्लेटों के किनारों पर हैं। और नंबर 2 क्या है? भ्रंश घाटियों में है। भ्रंश घाटी, ये दोनों सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? भूकंप पेटी। भूकंप पेटी। असल में भूकंप पेटी को क्यों बोल देते हैं, आइए इसकी भी हम व्याख्या कर लेते हैं एक एक करके। अगर हम भूकंप पेटी की बात करें तो नंबर 1 पर आता है प्रशांत महासागर भूकंप पेटी। क्या जाता है? प्रशांत महासागर भूकंप पेटी। देखिए, प्रशांत महासागर भूकंप पेटी, इस चीज को अभी हम मैप पे भी समझेंगे 2 मिनट बाद ही, पर एक बार इसकी डिटेल को पढ़ लेते हैं। प्रशांत महासागर भूकंप पेटी का क्या लेना देना है? देखिए, असल में मैंने आपको बताया है कि विश्व में जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो इसी प्रशांत महासागर भूकंप पेटी में आते हैं। कितना प्रतिशत? 63% भूकंप सिर्फ प्रशांत महासागर भूकंप पेटी के अंदर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए, भूकंप आने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि सागर और स्थल के किनारों का मिलना। एक क्या हो सकता है यहाँ पर? सागर और स्थल के किनारों का मिलना। स्थल के किनारों का मिलना। दूसरा एक और क्या हो सकता है? ज्वालामुखी। ठीक है ना, यहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, इसके कारण वो भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। तो प्रशांत महासागर भूकंप पेटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर
सागर और स्थल जब एक जगह मिलते हैं तो वहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। इसी कारण यहाँ पर विश्व के 63% भूकंप की बात की जाती है। इसी चीज़ को अभी हम मैप में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है, कैसे यहाँ पर जो है जो अंदर भूगर्भिक प्लेटें हैं वो आपस में टकराती हैं या मिलती हैं। वैसे मैं बता दूं कि अगर हम प्रशांत महासागर भूकंपीय पेटी की बात कर रहे हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, अगर हम पश्चिमी साइड की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा अलास्का, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्या जाता है, अलास्का जैसी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। नीचे नॉर्थ साउथ अमेरिका आ जाता है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इसमें जापान आ जाता है, इसमें न्यूजीलैंड आ जाता है। तो ये कैसे क्षेत्र हैं जो कि इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अभी इन्हीं क्षेत्रों को यहाँ पर फिलीपींस भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फिलीपींस। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं किसके, प्रशांत महासागर भूकंप पेटी के। आइए समझ लेते हैं एक बार, ये हुआ। आइए एक बार भ्रंश घाटी के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 2, मध्य महाद्वीप पेटी। अब मध्य महाद्वीप पेटी जो है, यहाँ पर विश्व के 21% भूकंप आते हैं। बाकी अन्य भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, पर मुख्य रूप से यही 2 क्षेत्र हैं। यहाँ पर कितने प्रतिशत भूकंप पाया जाता है, यहाँ पर 21% भूकंप जो है आपका पाया जाता है। और यहाँ पर भूकंप का कारण नवीन बलित पर्वत, नवीन बलित पर्वत। इन्हीं नवीन बलित पर्वत में क्या आता है आपका अपना हिमालय भी आता है। तो इसका मतलब हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन और बलित पर्वत है। और ये हिमालय के द्वारा ही भारत में भी भूकंप की क्षमता बढ़ जाती है, यहीं से इस चीज़ का असर पड़ता है, ठीक है। ये मध्य महाद्वीप पेटी की हम लोग इस समय बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इससे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जैसे कि हम मान लेंगे इसमें अलाप, कोकास, हिमालय, म्यांमार की पहाड़ियाँ, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। हिमालय आ जाएगा, अल्प जाएगा, और काकेकस भी आ जाएगा, काकेकस, म्यांमार आ जाएगा, इधर म्यांमार की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। ये सब क्या है, मध्य महाद्वीप पेटी को असर करता है। और ये जितना पूरब में जाता रहेगा, मध्य महाद्वीप पेटी जितना पूरब में जाती रहेगी और अंत में आकर ये क्या हो जाएगी, मिल जाएगी आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी से। आइए एक बार इसे हम मैप में भी समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे ही आप देखेंगे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दें जिससे कि आप समय रहते इन चीज़ों को देख पाएँ। खैर चलिए अभी समझते हैं इन सब चीज़ों को एक बार थोड़ा सा मैप में। जैसे हमने प्रशांत महासागर तटीय पेटी और मध्य महाद्वीप तटीय पेटी के बारे में या मध्य महाद्वीप पेटी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। एक बार हमने इसे थ्योरिकल पढ़ लिया, इसके स्थानों के बारे में पढ़ लिया, इसकी जानकारी हमने ले ली। एक बार इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। सामने मैंने रफली वर्ल्ड मैप बनाया हुआ है, शायद थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। आइए प्रयास करते हैं। देखिए यह है हमारा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यह है हमारा इधर एशिया, ठीक है, और अफ्रीका, और इधर है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। साथ ही में हम देखेंगे पश्चिम और पूर्वी साइड, उधर पूर्वी साइड और पश्चिमी साइड हम लोग जब देखेंगे तो पाएंगे कि यह है हमारा प्रशांत महासागर। ये पूरा देखिए, अगर ये ग्लोब में देखेंगे तो पूरा गोल दिखेगा। फिलहाल ये सामने आपके सामने स्क्वायर शेप में, तो ये आपको उतना अच्छा नहीं प्रतीत होगा। ये इधर क्या है, प्रशांत महासागर, और ये गोल घूमकर इधर भी क्या है, प्रशांत महासागर। मतलब अगर से बोर्ड को उठा के यूं मोड़ दे तो प्रशांत महासागर वो वाला हिस्सा और प्रशांत महासागर ये वाला हिस्सा आपस में मिल जाएंगे। तो ये इधर प्रशांत महासागर है और इधर पूर्व में भी प्रशांत महासागर हमारे पास मौजूद है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर तटीय पेटी की, क्योंकि हम जानते हैं प्रशांत महासागर तटीय पेटी में 63% तक, कितना 63% तक के भूकंप आते हैं। कितना परसेंट, 63%। और अगर हम बात करें मध्य महाद्वीप पेटी की, तो इसमें यह है मध्य महाद्वीप पेटी, इसमें 21% के पूरे विश्व के भूकंप आते हैं। पूरे विश्व के 63% कहाँ पर आएंगे, प्रशांत महासागर पेटी में, और 21% कहाँ आएंगे, मध्य महाद्वीप पेटी में आएंगे। आइए एक बार इसे समझ लेते हैं। देखिए जैसे हमने समझा था या पढ़ा था कि जहाँ पर
जल मार्ग या फिर जल स्थल से मिलेगा, वहाँ पर भूकंपिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा होंगे, वहाँ पर भूकंप आने की जो आशंका होगी वो सबसे ज़्यादा प्रबल होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जो हमने अभी सीखा या पढ़ा प्लेटों के बारे में, तो यहाँ से क्या है, प्रशांत महासागर की प्लेटें एक तरफ और नॉर्थ अमेरिका प्लेट इस तरफ जब आपस में टकराएंगी या फिर प्रेशर बनाएंगी, तो ऐसे में क्या होगा, भूकंप आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इस बेल्ट को हम देखेंगे, पूरे क्षेत्र की इस बेल्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पाएंगे हमारे पास पड़ता है मेन क्षेत्र जैसे जापान, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर क्या होता है, भूकंप की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, प्रशांत महासागर की जो प्लेटें हैं वो इस तरफ और एशिया की प्लेटें इस तरफ क्या करती हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाती हैं। देखिए वैसे भी जब दो प्लेटें एक तरफ कैसे प्रेशर लगाएंगी, जब ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो कुछ हलचल पैदा होगी और वो हलचल भूकंप का रूप ले लेती है। इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे अलास्का को देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका को देखेंगे, तो यहाँ भी भूकंप के यही कारण सामने आते हैं। मतलब कि भूगर्भिक क्षेत्र में जो भी गतिविधियाँ होंगी वह भूकंप का एक कारण हो सकती हैं, चाहे प्लेटें पास आएँ या फिर दूर जाएं। अगर इंटरनल कुछ गतिविधि होगी तो उससे क्या होगा, भूकंप आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ऐसा समझे मेज है, मेज के ऊपर आपने एक गिलास रखा, अगर मेज का आप नीचे से पैर हिलाएंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हिलाएं, तो ऊपर रखा हुआ गिलास हिलेगा, मतलब भूकंप जैसी प्रतिक्रिया होगी या नहीं होगी। देखिए बिल्कुल समझे, ऊपर कुछ चीज़ रखी है, प्लास्टिक की मेज है, नीचे पैर हिलाएं तो ऊपर का पूरा सरफेस हिलेगा, पूरा सरफेस हिलेगा तो रखा हुआ गिलास भी हिलेगा, और बहुत तेजी से हिला देंगे पैर तो गिलास गिर भी जाएगा। यही सेम पृथ्वी की भूकंप की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया आपके सामने होती है। तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा भूकंप एक तो प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं, दूसरा आते हैं मध्य महाद्वीप पेटी में, जो कि ये है। ये मध्य महाद्वीप पेटी जो है अटलांटिक महासागर से शुरू होती हुई अलास्का, करस्ब और हिमालय पर्वत से जो भारत को टच करती है, होती हुई इधर प्रशांत महापेटी से मिल जाती है यहाँ पर आकर। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में ज्वाइंट हैं। आइए समझते हैं। यहाँ हमारे पास ऊपर की तरफ है यूरोप प्लेट, यूरोपियन प्लेट, और नीचे है हमारे पास अफ्रीका। ये यूरोप, अफ्रीका, ये जो अफ्रीकन प्लेट है और इधर ये यूरोपियन प्लेट है। ठीक है, ये एक दूसरे की तरफ जब बल लगा रही हैं तो अफ्रीकन प्लेट क्या है, यूरोप प्लेट के तरफ बल लगाते हुए नीचे की तरफ जा रही है। बात समझना, ये यूरोप प्लेट है, ये अफ्रीकन प्लेट है, ये दूसरा बल लगा रहे हैं, प्रेशर बनना है, लेकिन ये अफ्रीकन प्लेट क्या है, नीचे की तरफ जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा अफ्रीका कहाँ पहुंच जाएगा, यूरोप के नीचे पहुंच जाएगा, और यूरोप कैसे उठ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा, जैसे पठार होते हैं ऊपर की तरफ समतल। तो एक समय बाद क्या होगा कि पूरा का पूरा अफ्रीका प्लेट कहाँ हो जाएगी, यूरोप के नीचे पहुंच जाएगी। सेम ऐसे आपका इंडियन प्लेट कहाँ चल रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। जैसे कि अफ्रीकन प्लेट यूरोप प्लेट के नीचे जा रही है, ऐसी इंडियन प्लेट किसके नीचे जा रही है, यूरेशियन प्लेट के नीचे। ये भी सेम गतिविधि के साथ चल रही है, और ये भी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, नीचे की तरफ, इस प्रकार से। तो एक समय बाद क्या होगा कि इंडियन प्लेट नीचे चली जाएगी और यूरेशियन प्लेट भी ऊपर आ जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा हिस्सा जो कि हमने भूकंप के बारे में सीखा। इसके बाद शायद ही कोई ऐसा प्रश्न आपके मन में बचे जो आप ना कर पाएं या एग्जाम में आए और आप ना कर पाएं। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।